अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए बच्चों, इसमें शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, है ना। कौन सा शब्द जो है बच्चों इसमें शुद्ध है? बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित, है ना। देखिए बच्चों, नियमित भी गलती है और निर्मित भी और भ्रमित भी, है ना। देखिए, नियमित कैसे होता है? न हर्षिकार न, य और म हर्षिकार मी और त नियमित होता है। निर्मित कैसे होता है बच्चों? न हर्षिकार नी, म हर्षिकार मी और र और त होता है। यहाँ पे ताता संयुक्त कर दिया, है ना। भ्रमित कैसे होता है बच्चों? व र मित, भ्रमित। क्लियर है? तो व्यवस्थित तो हमारा ऐसे ही होता है, इसलिए व्यवस्थित इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी नंददास और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताइए बच्चों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बिल्कुल बच्चों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है बच्चों? जयदेव है। बच्चों, ये गीत गोविंद जो है मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। जी हाँ बच्चों, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। क्लियर है? इसकी रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है ना। और बच्चों, इस पुस्तक में जो है भगवान कृष्ण और राधा का वर्णन है ना। और ये एक काव्य ग्रंथ है। ये किस टाइप का ग्रंथ है बच्चों? काव्य ग्रंथ है ना। काव्य ग्रंथ है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न बच्चों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी रांगी राघव और ऑप्शन डी नागा अर्जुन। चलिए बच्चों बताइए, तमस के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के। तो बच्चों मैं बता दूं, तमस उपन्यास के लेखक जो हैं भीष्म साहनी है ना। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। बच्चों, तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप का कि भीष्म साहनी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है, तो तमस पर मिला है। किस उपन्यास पर मिला है? तमस उपन्यास पर मिला है। बच्चों, इस उपन्यास का विषय क्या है? तो विषय एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। विषय है बच्चों कि स्वतंत्रता पूर्व, है ना, हमारे देश में सांप्रदायिकता की स्थिति को उजागर किया गया है। स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद हुआ करते थे, है ना, उसमें इसका बखूबी चित्रण किया गया है। समझ में आ रहा है? और ये उपन्यास जो है बच्चों, उस समय के लिए लोगों को धर्म से, सांप्रदायिक दंगे से, है ना, उनमें जो उन लोग की मानसिक प्रवृत्ति जो जुड़ी हुई थी, उससे उनको हटाने में ये जो उपन्यास है एक बड़ा ही अहम योगदान दिया है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करिए।
बच्चों अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित और अनुगृहित। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बिल्कुल 4 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना, अनुगृहित, है ना। अनुगृहित ऐसे ही लिखा था बच्चों। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैम ऑप्शन ए में भी तो ऐसे अनुगृहित लिखा हुआ है, लेकिन देखिए बच्चों ऑप्शन ए में 2 लिखा है, एक अनुग्रहित भी लिखा हुआ है, तो अनुग्रहित गलत है बच्चों, अनुगृहित होता है ना। अनुगृहित का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है एहसानमंद, नहीं, एहसानमंद, आशानमंद, है ना, कृतज्ञ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कूली उपन्यास के लेखक कौन है? कूली उपन्यास, उपन्यास का नाम क्या है जी? कूली। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए एएनसी चौधरी, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? कूली उपन्यास के लेखक बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद, है ना। ये डॉक्टर मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई उपन्यास है कूली, है ना बच्चों। ये 1935 में लिखी गई थी, है ना, 1935 में लिखी गई थी। ये उपन्यास कब लिखी गई थी? 1935 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी, है ना बच्चों। कूली उपन्यास पर एक मूवी भी आई है, अमिताभ बच्चन का मूवी है कूली। उस नाम मूवी का भी नाम क्या है? कूली है ना। उसमें अमिताभ बच्चन ने जिन्हें जो है एज ए नायक रोल निभाया है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति जोड़ आचार, है ना, अति धन आचार, अति धन आचार। बच्चों अत्याचार कौन संधि है? तो पहले तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है ना, स्वर संधि है। कौन सा संधि है? ये स्वर संधि है। लेकिन बच्चों स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं ना, उस पांचों में जो है एक भेद होता है यन संधि, है ना। तो अगर स्वर व्यंजन और विसर्ग दिया हुआ रहे ऑप्शन में तब तो स्वर संधि करेंगे, है ना। और यदि स्वर के अंतर्गत उसके उपभेदों को दिया हुआ रहे, दीर्घ गुण यन वृद्धि दिया हुआ रहे, तो क्या मारेंगे हम लोग? यन संधि मारेंगे, है ना। क्योंकि स्वर संधि को बच्चों 5 भागों में बांटा गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाद संधि। समझ में आ रहा है ना। ये स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है, तो उसी में जो है ये यन संधि है बच्चों, है ना। चलिए क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अब है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, ऑप्शन ए है बच्चों जगत जोड़नाथ, ऑप्शन बी जगत जोड़नाथ, ऑप्शन सी जग जोड़ अनाथ, ऑप्शन डी जन्म जोड़ानाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए। बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा जगतनाथ, है ना। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? जगत जोड़ नाथ। ये कौन संधि है बच्चों? ये व्यंजन संधि है। ये कौन सा संधि है बच्चों? व्यंजन संधि है। क्लियर है, ये व्यंजन संधि है। जगन्नाथ कौन संधि है बच्चों? व्यंजन संधि है ना। क्योंकि इसका ये इसमें रूल ही है कि जब त के बाद, है ना, उसी वर्ण का अगर तीसरा अक्षर आ जाए, सॉरी 5वां अक्षर आ जाए, तो क्या हो जाता है? त का हटकर उसका 5वां अक्षर वहीं पे हो जाता है। इसलिए त यहाँ पर हटकर बच्चों इसका 5वां अक्षर क्या है? ना है, तो बन गया क्या? जगन्नाथ, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए बच्चों। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अग्नि परीक्षा किनकी रचना है? ऑप्शन ए आचार्य तुलसीदास, ऑप्शन बी हरिशंकर द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। अग्नि परीक्षा किनकी रचना है? अग्नि परीक्षा बच्चों
तुलसीदास की रचना है। किनकी रचना है? इसलिए हमारा राइट आंसर होगा तुलसीदास, है ना। बच्चों इस रचना में है तुलसीदास ने दिखाया कि किस प्रकार से जो है सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिया, है ना। सीता माता ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए किस तरह से उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा को दिया था। चलिए, क्लियर है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न की ओर। नहीं है। ऑप्शन ए उत्तीर्ण, ऑप्शन बी विफल, ऑप्शन सी असफल और ऑप्शन डी निसफल। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा शब्द जो है सफल का विलोम नहीं है? सफल का उल्टा तो विफल होता ही है, सफल का उल्टा असफल भी होता है ना, निसफल भी होता है। लेकिन उत्तीर्ण तो सफल का उल्टा नहीं है भाई, ये तो क्या है, समानार्थक है ना, पर्यायवाची हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए उत्तीर्ण। क्लियर है? हाँ, उत्तीर्ण जो है सफल का क्या है? पर्याय है ना। लेकिन सफल का जो है विफल भी ये उल्टा सेंस है, और असफल भी उल्टी सेंस है ना, निसफल भी उल्टा। ये तीनों के तीनों क्या हैं? उल्टे हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं। ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के, इसके विलोम शब्द हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न संख्या 10, प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। बच्चों इसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, ये प्रवाह नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा पीयूष प्रवाह। क्या होगा? पीयूष प्रवाह। चलिए बताइए, पीयूष प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। पीयूष प्रवाह एक पत्रिका है बच्चों, है ना, उसके संपादक का नाम बताइए, है ना, उसके एडिटर का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी सदानंद मिश्र, ऑप्शन सी भ्रातेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास, है ना, अंबिका दत्त व्यास। यहाँ पे अंबिका लिख दिया है, ये अंबिका होगा, का होगा अंबिका दत्त व्यास। बताइए पीयूष प्रवाह पत्रिका को किसने संपादित किया, है ना, उनके संपादक कौन है? चलिए बच्चों मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग को ये प्रश्न नहीं पता होगा, है ना, ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। चलिए इसके आंसर जो होंगे बच्चों ऑप्शन डी होंगे, अंबिका दत्त व्यास जी, है ना। पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? अंबिका दत्त व्यास, है ना। बच्चों ये पत्रिका 1884 में निकाली गई थी, है ना। कहाँ से निकाली गई थी? काशी से। कहाँ से? काशी से निकाली गई थी, है ना। बच्चों इस पत्रिका का जो मूल नाम था वो वैष्णव था, है ना। ये पीयूष प्रवाह का जो मूल नाम था क्या था? वैष्णव था, है ना। बाद में जो है इसका नाम बदलकर पीयूष प्रवाह किया गया है। समझ में आ रहा है? वैष्णव सबसे शुरू में जो निकाले थे वैष्णव पत्रिका, लेकिन बाद में फिर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया बच्चों? पीयूष प्रवाह रखा गया। क्लियर है? बढ़ूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो बच्चों अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बताओ ऑप्शन ए, बी, सी या डी सही होगा। मैं आप लोग को पिछले क्लास में बताई थी कि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की खिताब से नवाजा, है ना, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो आप बता दो महात्मा गांधी किस काल के थे? आधुनिक काल के थे या रीति काल के या भक्ति काल के या आदि काल के थे? बस इतना से समझ जाओ कि जिस काल के महात्मा गांधी थे तो उसी काल के मैथिली शरण गुप्त भी होंगे, है ना। लेकिन बच्चों हिंदी में जो है हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने 4 खंडों में? 4 कालखंड में। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। बिल्कुल बच्चों, अब तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हो, क्योंकि मैंने हिंट भी इसका जो है बहुत अच्छा दे रखा है। मैथिली शरण गुप्त जो है बच्चों आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। क्लियर है? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं बच्चों? आधुनिक काल के कवि हैं। ना ये आदि काल के, ना भक्ति काल के, ना रीति काल के, है ना। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है?
सरल का विलोम नहीं है या नहीं हो सकता है ना, सरल का विलोम। ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी कठिन और ऑप्शन डी सुलभ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सरल का विलोम क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? देखो बच्चों, वक्र तो सरल का विलोम है ही, क्योंकि सरल का मतलब अगर हम किसी लाइन के पर्पज से पूछते हैं तो ये लाइन सरल है यानी कि सीधी है ना। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा है ना। कुटिल कुटिल का मतलब होता है कि जो थोड़ा नहीं कहते हैं कि थोड़ा कुटिल स्वभाव का है। कहने का मतलब है कि उसका स्वभाव जो है सरल नहीं है ना। उसका स्वभाव थोड़ा इधर उधर करने का ज़्यादा है ना, तो वो कुटिल हो गया। और कठिन, कठिन भी जो है सरल का विलोम शब्द है। किसी कार्य को हम सरल तरीके से करते हैं, कोई कार्य सरल होता है, कोई कार्य कठिन होता है, तो ये भी विलोम है। लेकिन सुलभ बच्चों, सुलभ और सरल है ना, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्लियर है? इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों सुलभ। क्या होगा? सुलभ। जबकि वक्र, कुटिल और कठिन ये तीनों जो है बच्चों इसके क्या है? विलोम है ना। और सुलभ क्या है बच्चों? पर्याय है। क्लियर है? चलो बढ़ती हूँ मैं आगे। बच्चों अगला प्रश्न है स्व जोड़ व जोड़ आ जोड़ त जोड़ अ जोड़ न जोड़ त जोड़ र जोड़ अ जोड़ यू जोड़ आ जोड़ के मेल से बने शब्द का चयन करिए। अब देखो मैं इसको यहाँ पे मिलाकर लिखती हूँ है ना। देखो यहाँ पे सा को आधा, सा में हलंत लगा हुआ, इसके बाद आ नहीं दिया है, इसका मतलब जो है सा जो है वर्ण ही रह गया, व्यंजन नहीं बना। ठीक। वा के बाद आ लगा हुआ यानी कि वाह होगा। क्लियर है? ता के बाद आ लगा हुआ यानी कि ये ता होगा। ना के बाद ता लगा हुआ, ना के बाद आ नहीं है ना, तो इसका मतलब जो है बच्चों ना हो जाएगा आधा है ना। और ता के बाद डायरेक्ट रा और आ बना है यानी कि ता और रा मिलके बन गया त्र है ना। ये त्र पूरा। ये क्या है बच्चों? य। तो क्या हो गया बच्चों? ये यू नहीं पड़ेगा, ये गलती से हो गया है ना। यहाँ पे हलंत पड़ेगा, ऐसे हलंत। तो अब ये बन गया। अब देखो क्या कौन सा शब्द बना, बताओ इससे कोई ऑप्शन मर्ज हो रहा है? कोई ऑप्शन इससे मिल रहा है? मैच कर रहा है कोई ऑप्शन? बिल्कुल बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इससे मर्ज कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र लिखा हुआ है। समझ में आई मेरी बात? कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर उस वर्ण के बाद आ नहीं है तो इसका मतलब वो वर्ण व्यंजन ना होकर के वो वर्ण ही रह गया है सिर्फ। क्लियर है? अब जैसे देखो आधा सा के बाद हुआ लिखा हुआ है, सा के बाद हुआ लिखा है, अगर यहाँ आ रहता तो ये पूरा सा होता, अब हुआ है तो ये आधा सा हो गया है ना। वा के बाद आ लिखा हुआ यानी कि वाह है ये। ता के बाद आ लिखा यानी ता, ये व्यंजन वर्ण है। ना के बाद देखो बच्चों ता और ता के बाद रा और रा के बाद आ लिखा हुआ है। ता और रा के मिलने से जो है बच्चों वो त्रा बन गया, त्रा बन गया। और त्रा के बाद आ लिखा हुआ यानी कि ये त्रा व्यंजन बन गया है ना। अब देखो ना के बाद नहीं आया तो इसलिए ना जो है हमारा आधा रह गया। या के बाद आ है इसलिए यह पूरा रह गया। क्लियर है? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से बने होते हैं ना, जिनके उच्चारण में स्वर की मदद ली जाती हो। ये तो समझते हैं आप लोग। चलिए क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। जिसकी माप तौल ना हो सके, जिसकी माप तौल ना हो सके उसे क्या कहेंगे? भाई जिसकी माप तौल ना हो सके उसे क्या कहेंगे? कि सब जानते हैं। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी परिमेय, ऑप्शन सी धारिता, ऑप्शन डी मात्रक। धारिता हो मात्रक हो ये दोनों तो माप तल से संबंधित वाक्य हैं बच्चों है ना। धारिता या मात्रक तो उसी का होगा जिसका माप या तौल होगा है ना। परिमेय भी उसी को कहेंगे जो मापने के योग्य हो है ना। लेकिन बच्चों
अपरिमेय, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपरिमेय यानी कि जिसकी माप तौल संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। क्लियर है? परिमेय जिसकी माप तौल हो सकती है ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अपरिमेय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। राम कृष्ण कौन सा समास है? राम कृष्ण कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी नया समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। बताओ। राम कृष्ण बच्चों, राम कृष्ण जो है वो द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा ये मैं बताती हूँ। राम कृष्ण कौन सा समास होगा बच्चों? द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा? देखिए, राम कृष्ण इसका मतलब हुआ बच्चों, अगर समासिक विग्रह इसका करते हैं तो राम और कृष्ण, इसका मतलब क्या होगा? राम और कृष्ण, है ना। भले ही इसमें योजक चिन्ह ना लगा हुआ हो, है ना, लेकिन इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है ना। और दोनों पद जो है के बीच में भले ही योजक चिन्ह ना हो, लेकिन दोनों पद जो है बच्चों एक दूसरे का क्या है? द्वंद्वात्मक है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राम कृष्ण कहने का मतलब हुआ बच्चों राम और कृष्ण, है ना। कभी कभी इसका एक समास ये आता है बच्चों शीतोष्ण, इस तरह से आता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। शीतोष्ण कौन समास है? तो बच्चों इसका होगा शीत और उष्ण। क्या होगा बच्चों? शीत और उष्ण, है ना। तो ये भी हो गया द्वंद्व समास। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और बच्चों आप जो पीछे बनाते हो ना उसको याद रखो, क्योंकि आप यही देखो ना कि मैं अभी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन जो भी वीडियो बनाई हूँ उसमें से ही कुछ क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर वो बन सकते हैं, है ना। हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो क्या हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को याद नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हैं भाई, है ना। तो इसलिए हम प्रीवियस जो पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखेंगे, है ना। उस बेसिस पर अगर हम आगे आने वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, जज करेंगे ना, तो बहुत ही आसान होगा बच्चों। इसलिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को जो है, अगर आप जब मैं पढ़ाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ सुनो और उसको छोड़ दो, है ना। आप ऑप्शन मत लिखो, लेकिन उसका आंसर तो ज़रूर लिख लो, है ना। क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उसका आंसर नोट करते चलो, क्योंकि एक क्वेश्चन में भले आप लोग को लगता होगा कि ये 15 क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये 15 क्वेश्चन की जगह आप लोग देखते होंगे 40 से 45 क्वेश्चन तो पक्का निकल आता है, नहीं निकल आता है। इसीलिए आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन को याद करो, उसको रिमाइंड करो फिर से, है ना। और आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर आपको मैं 10 में से गारंटी लेती हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन से ही संबंधित रहेंगे, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो बच्चों आप लोग रिवीजन कभी मत छोड़ो, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना कि टाइम बहुत कम होता है और पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है ना। इसलिए कभी कभी इंसान छोड़ देता है कि चलो छोड़ो नेक्स्ट बार, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अभी से ही प्रिपेयर करके चलेंगे, है ना, अभी से ही हम पूरे बंदोबस्त के साथ रहेंगे, तो उस समय हमें ये नेक्स्ट टाइम का जो ये बात है ये हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। बस ये कहना पड़ेगा अरे अच्छा ये तो मेरा देखा हुआ पढ़ा हुआ है, बस एक बार देख लेंगे हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए आप लोग अभी से ही मेहनत करो। एग्ज़ाम टाइम में बच्चों इंसान का आधा से ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम पर चला जाता है, पढ़ने पर बहुत कम रहता है ना। चलिए, सो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। गुड डे।